नमस्कार दोस्तों, अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के कट्टर समर्थक हैं, अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के अंधभक्त हैं, अगर आप बीजेपी का झंडा बुलंद करते हुए एक धर्म विशेष को लगातार टारगेट करते हैं, अगर आप मुसलमानों के खिलाफ नफरत वाले बयान देते हैं, अगर आप बीजेपी के इस कदर हिमायती हैं कि मुसलमानों के खिलाफ चलने वाली हर मुहिम में सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, और तो और एक धर्म विशेष को टारगेट करते हुए अगर आप गोली मारो सालों को जैसे नारे सार्वजनिक मंच से लगाते हैं, आप बच सकते हैं। आपके खिलाफ कोई मुकदमा शायद दर्ज ना हो, लेकिन अगर आप ये सब नहीं है और किसी सूबे में जहां बीजेपी की सत्ता हो, वहां अगर मुसलमानों पर हमले हो, मुसलमानों को टारगेट किया जाए, या ऐसी कोई खबर आए कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, और तब अगर अपनी आवाज बुलंद करेंगे, आप वीएचपी, बजरंग दल या कट्टर हिंदुत्ववादी संगठनों के खिलाफ मुखर होंगे, सोशल मीडिया पर कुछ लिखेंगे, बोलेंगे, ट्वीट करेंगे, फेसबुक पोस्ट लिखेंगे, तो आपके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हो सकता है, और तो और राजद्रोह की धाराएं भी लग सकती है, एनएसए भी लग सकता है, और इन सब से 4 कदम आगे यूएपीए की धाराएं भी आप पर लग सकती है और आपको यूएपीए के तहत बुक किया जा सकता है। यही हुआ है दोस्तों त्रिपुरा में। दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में खबर आई थी कि 1 सप्ताह पहले बीते मंगलवार को त्रिपुरा में बीएचपी के प्रदर्शन के दौरान, हिंदुत्ववादी संगठन के प्रदर्शन के दौरान कुछ हिंसा हुई। खबर आई, उस हिंसा में एक धर्म विशेष के घरों को टारगेट किया गया, एक मस्जिद में आग लगाई गई। खबर आई कि मुसलमानों के कुछ घरों और दुकानों को टारगेट किया गया। ये जब खबर आई, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में लिखा, बोला, ट्वीट किया, फेसबुक पोस्ट लिखा। नतीजा ये हुआ, पुलिस ने तो खंडन किया ही कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, त्रिपुरा पुलिस ने। लेकिन अब जो खबर आई है कि त्रिपुरा पुलिस ने 102 लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। ऐसी धाराएं लगाई हैं जिसके तहत 7 साल की सजा हो सकती है। और ये 102 लोग कौन हैं? ये 102 वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर, फेसबुक, ट्विटर पर सक्रिय थे। इन पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाया, आपराधिक साजिश की, हिंसा फैलाने की कोशिश की और ऐसी स्थितियां पैदा की अपनी पोस्ट और अपने कमेंट और अपने वीडियो के जरिए, जिससे त्रिपुरा की स्थितियां खराब हुई। अब ये 102 लोग जिनके खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है, इसमें ट्विटर के 68 अकाउंट होल्डर हैं, फेसबुक के 32 ऐसे लोग हैं जो फेसबुक पे जिनका अकाउंट है, और यूट्यूब के 2 अकाउंट होल्डर हैं। इन सब के खिलाफ त्रिपुरा पुलिस ने अगरतला में एफआईआर दर्ज किया है। 2 वकील भी हैं जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाकर घटना की जांच करने गए थे। उन वकीलों के खिलाफ भी यूएपीए की धाराएं लगाई गई है। अब जरा सोचिए, एक पत्रकार जिसने लिखा त्रिपुरा इज बर्निंग, श्याम मीरा सिंह, उनके खिलाफ भी यही धारा लगाई गई। उसमें प्रोफेसर हैं, उसमें वकील हैं, उसमें साहित्यकार हैं, उसमें दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं, और तो और विदेशी मीडिया से जुड़े पत्रकार भी हैं। इन सब लोगों का कसूर क्या था? इन सब लोगों का कसूर यह था कि जब खबर आई कि त्रिपुरा में हिंसा हुई है, मुसलमानों को टारगेट किया गया, कुछ बदमाशों ने हिंसा और आगजनी के जरिए उन्हें डराने या उन्हें टॉर्चर करने या परेशान करने या जान माल का नुकसान करने की कोशिश की, तो प्रतिरोध के स्वर उठे। कुछ लोगों ने लिखा, किसी ने वीडियो शेयर किया, किसी ने रीट्वीट किया, और उन सब का नतीजा यह हुआ कि इन सब के खिलाफ यूएपीए की धाराएं लगी। ट्विटर और फेसबुक को चिट्ठी लिखकर त्रिपुरा पुलिस ने इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी मांगी है, इनका आईपी एड्रेस, इनके फोन नंबर्स, इनके पते, इनके ठिकाने और तमाम जानकारियां।
ये क्यों हो रहा है? सवाल ये है, हो सकता है किसी 102 लोग जो इसके आरोपी हैं उनमें से कुछ लोगों के ट्विटर हैंडल से, फेसबुक पोस्ट से कुछ ऐसी पोस्ट हुई हो जिसमें हो सकता है उनका आक्रोश हो। अब इसके बारे में कहना मुश्किल है। हो सकता है कोई ऐसा वीडियो हो, लेकिन सवाल यह उठता है कि ये पुलिस अगर इस तरह से कार्रवाई करती है कि एक तरफ दिल्ली में मोदी राज का जिक्र कर रहा हूं मैं, दिल्ली में कपिल मिश्रा जैसा शख्स डीसीपी की मौजूदगी में लोगों को ललकारता है, डीसीपी को चुनौती देता है कि अगर कल तक आपने यहां से लोगों को नहीं हटाया तो मैं देख लूंगा। दिल्ली में उसके बाद दंगे होते हैं, चार्जशीट में तमाम लोग पकड़े जाते हैं, सलाखों के पीछे महीनों सालों रहने की स्थिति पैदा होती है। कपिल मिश्रा कहीं जिक्र नहीं। दिल्ली में ऐसे नारे लगते हैं, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, और यह नारा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी लगाते हैं, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे राइट विंगर्स जो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, एक धर्म विशेष को टारगेट करते हुए, कहीं कोई मामला दर्ज नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ट्विटर पर सक्रिय वो लोग अगर अपनी आवाज बुलंद करते हैं किसी सूबे में सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ, और वो सूबा अगर त्रिपुरा है, बीजेपी शासित है, तो उसका नतीजा ये होता है। अभी मैं द वायर में एक विस्तार से खबर देख रहा था, कई जगह खबरें छपी है आज कई वेबसाइट पर। द वायर में जो खबर है उसके हिसाब से दिल्ली के 2 वकील अंसार इंदौरी और मुकेश के खिलाफ यूएपीए के सेक्शन 13 में के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसके अलावा त्रिपुरा पुलिस ने फेसबुक और ट्विटर को चिट्ठी लिखकर सबके बारे में जानकारी मांगी है, जो उनके हिसाब से जो आरोपी हैं 68 लोग जो ट्विटर पर सक्रिय हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात है कि यह घटना हुई थी 26 अक्टूबर की दोपहर की घटना है, करीब 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे के आसपास। वीएचपी ने प्रदर्शन किया था बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित अत्याचार के खिलाफ, और उस प्रदर्शन के बाद कहा गया कि कुछ बदमाशों ने मुस्लिम मोहल्ले में या आसपास के इलाके में कुछ घरों पर, कुछ दुकानों पर, एक मस्जिद पर हमला किया, आग लगाया और हिंसा की कोशिश की। और इसकी तस्वीरें भी कुछ आई, जो अगले दिन या 2 दिन बाद त्रिपुरा पुलिस की तरफ से कहा गया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, किसी मस्जिद को आग नहीं लगाई गई, और पूरी घटना को अफवाह कहकर त्रिपुरा पुलिस ने खारिज कर दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वही त्रिपुरा पुलिस, मैं वायर पे एक दूसरी रिपोर्ट देख रहा हूं, 26 अक्टूबर की दोपहर की इस घटना की पुष्टि की थी। वायर की खबर मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूं। एआईजी सुब्रत चक्रवर्ती लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कहा गया कि पानी सागर सब डिवीजन के चामतिला और रोवा बाजार इलाके में एक मस्जिद और कुछ घर और दुकानों पर हमला किया गया। ये एआईजी सुब्रत चक्रवर्ती के हवाले से द वायर में छपी है खबर वेबसाइट पर। और इन्वर्टेड कोमा में उनसे बात करते हुए द वायर ने लिखा था, यह खबर पहले की है जब वो घटना हुई थी तब की, कुछ बदमाशों ने एक छोटी मस्जिद, कुछ दुकानें और कुछ घरों पर वीएचपी रैली के दौरान हमला किया। वो दुकानें और घर अल्पसंख्यकों के हैं। हमने पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती कर दी है ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। हमने केस भी दर्ज कर लिया है। इन्वर्टेड कोमा में बता रहा हूं, जो एआईजी सुब्रत चक्रवर्ती ने द वायर के संवाददाता से बात करते हुए कही थी और मानी थी। यह अलग बात है कि त्रिपुरा पुलिस ने बाद में खंडन किया, डीजीपी की तरफ से आया, ऐसी कुछ कोशिशें हुई कुछ बदमाशों की तरफ से, लेकिन कुछ हुआ नहीं और मस्जिद में आग लगाने की घटना गलत है ऐसा कहा गया। अब जो एफआईआर दर्ज की गई है, वो एफआईआर दर्ज की गई है अगरतला पुलिस स्टेशन में। उसी थाने के एसआई तपन चंद्र दास उसके शिकायतकर्ता हैं। उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। यूएपीए का सेक्शन 13 आईपीसी की कई धाराएं हैं, 153A, 153B, 469, 471, 503, 504 और 120B आपराधिक साजिश। तमाम ऐसी धाराएं लगाकर बुक किया गया है कि ये सब लोग पुलिस की जांच में अब शामिल हों। पुलिस इन्हें समन करेगी, त्रिपुरा अगरतला जाना पड़ेगा, और अगर यही हाल रहा तो त्रिपुरा पुलिस पूरी तरह से कोशिश करेगी कि ऐसे लोगों को फंसाया जाए, परेशान किया जाए, और वहां अदालती चक्कर लगाते हुए हो सकता है सलाखों के पीछे पहुंचाने की कोशिश त्रिपुरा पुलिस करे। सवाल यह उठता है कि सोशल मीडिया पर अगर यह खबर आई, पहली बात मैं हमेशा कहता हूं कि सोशल मीडिया पर कुछ लिखते हुए, कोई वीडियो रिट्वीट करते हुए संजीदगी की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। और
इस बात की तस्दीक की जानी चाहिए कि फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ गलतियां होती हैं। इस मामले में मैं अभी नहीं कह सकता कि 102 लोगों ने जो ट्वीट किया उसमें या जो लिखा उसमें कितने लोग थे जिन्होंने कोई गलत खबर लिखी या गलत जानकारी दी, ये तो जांच से पता चलेगा। लेकिन दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनके ट्विटर हैंडल पर सिर्फ प्रतिरोध के तौर पर, चेतावनी के तौर पर, या जो हो रहा है देश दुनिया को बताने के लिए लिखा गया, जो वीडियो वहां से आ रहे थे, जो इस बात की तस्दीक कर रहे थे, जिसमें पुलिस अधिकारी भी थे, जिसका जिक्र मैंने किया द वायर की खबर में। लेकिन आपने पकड़ के और उसके बाद 102 लोगों को टारगेट किया डराने के लिए। और त्रिपुरा पुलिस का इतिहास ऐसा ही है। मुख्यमंत्री बिप्लब देब की सरकार है और अभी कुछ महीने पहले की बात है, 2 पत्रकारों के खिलाफ एनएसए लगाया गया था। वो 2 पत्रकार वो थे जो कोरोना काल में जिन्होंने गोमूत्र पीकर कोरोना से बचने की कोशिशों को लेकर उन्होंने मजाक उड़ाया था, कुछ लाइनें लिखी थी और उन पर एनएसए लगाकर उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया। और ये देश के अलग अलग हिस्सों में यूएपीए का, सेडिशन का, एनएसए का इस्तेमाल कैसे हो रहा है बीते 6-7 सालों में मोदी राज के बाद से हम देख रहे हैं। चाहे यूपी का मामला हो, चाहे एमपी हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे त्रिपुरा, चाहे असम हो। अब इस केस में त्रिपुरा में अब जांच से पता चलेगा कि इतने लोग जिन्होंने विरोध के स्वर मुखर किए, जिसमें वकील, एक्टिविस्ट, कांग्रेस नेता और प्रोफेसर सब लोग शामिल हैं, इनमें क्या ऐसा था जिससे इनके खिलाफ वो संगीन धारा लगे जो आतंकवादियों के खिलाफ, देश के दुश्मनों के खिलाफ, या ऐसे लोगों के खिलाफ जो अमन चैन खत्म करने के लिए साजिशें करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ ये धाराएं लगती है, अनलॉफुल एक्टिविटीज। अब मैं देख रहा हूं जो पुलिस ने चिट्ठी लिखी है फेसबुक और ट्विटर को, उसमें पुलिस का आरोप है कि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए त्रिपुरा में सांप्रदायिक तनाव बनाने की कोशिश की गई, डिस्टॉर्टेड और ऑब्जेक्शनेबल न्यूज आइटम्स और स्टेटमेंट्स पोस्ट करके त्रिपुरा में मस्जिद पर हमले की बात कही गई। पुलिस ने इसे क्रिमिनल कंस्पिरेसी माना है। अब सवाल यह है कि डिस्टॉर्टेड और ऑब्जेक्शनेबल न्यूज क्या है जिसका जिक्र पुलिस कर रही है। अब ये आने वाले समय में जब 102 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया, वो सामने आएगा तब पता चलेगा। लेकिन पुलिस का रवैया, पुलिस का तरीका और मोदी राज में 6-7 सालों का अगर बीजेपी शासित राज्यों के तौर तरीके देखेंगे, जहां हिंदुत्ववादी लोग कुछ भी कहकर, कुछ भी बोलकर, कुछ भी फेक न्यूज फैलाकर निकल जाते हैं। आज भी दिल्ली के एक बीजेपी नेता का एक वीडियो, जो उन्होंने एक गलत वीडियो वायरल करने की कोशिश की, जिस पर दिल्ली पुलिस उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि ये वीडियो सही नहीं है, जांच परख लें, उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं होगा। लेकिन यही काम, ये गलती, ये चूक किसी और से हो जाए, उसके खिलाफ मामले दर्ज ऐसे होते हैं। और ये जानबूझकर पुलिस ऐसी धाराओं में मामले दर्ज करती है ताकि उन्हें आसानी से जमानत नहीं मिले और अदालतों के चक्कर लगाते हुए सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाए। अब यूएपीए का चूंकि जिक्र हुआ तो मैं एक आंकड़े देख रहा था यूएपीए का कि बीते कुछ सालों में अगर देखेंगे, खासतौर से 2016 से 2019 के बीच, तो 97.8% मामलों में यूएपीए के तहत आरोप तय नहीं हुए। मतलब आरोप लगाए गए लेकिन अदालत में, जांच में वो मामला टिक नहीं पाया। इसमें अकेले यूएपीए के तहत 5,922 मामले, और ये 2016 से 2019 के बीच दर्ज हुए। राजद्रोह का मामला भी है, सबसे ज्यादा मामला राजद्रोह का वैसे दर्ज हुआ है। फरवरी 2021 में एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 132 लोगों के खिलाफ ही आरोप तय हो पाए। और एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 2019 में 1948, 2018 में 1421 लोगों पर मामला दर्ज हुआ, जिसमें 4 पर आरोप तय हुए। 2018 में 68 लोग बरी हो गए। एक तरह से मान लें गिरफ्तार लोगों में सिर्फ 2% लोगों पर ही आरोप तय हो पाए। ऐसे राजद्रोह का मामला अगर आप देखेंगे कि देश में 2 साल में 6,300 लोगों पर राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ। और वहां भी अगर आप देखेंगे सरकार का रवैया 2014 से लेकर 2020 तक राजद्रोह के मामले दर्ज होने, राजद्रोह के तहत लोगों को फंसाने की कोशिशें या छोटी छोटी बात पर राजद्रोह का मामला दर्ज करने की कोशिशें सरकार करती रही है। उसमें पत्रकार विनोद दुआ जैसे शामिल रहे। तो फिलहाल दोस्तों अब देखना यह है कि इस मामले में त्रिपुरा पुलिस की जो कोशिश है
त्रिपुरा पुलिस की, जो मैं तो कहूंगा त्रिपुरा पुलिस ने जिस ढंग से 102 लोगों को फंसाने के लिए या 102 लोगों को सबक सिखाने के लिए यूएपीए की तहत धाराएं लगाई हैं, बुक किया है, उसमें आगे क्या होता है। अभी ये भी है कि बहुत सारे लोग एक्टिविस्ट इसमें कानूनी सलाहकारों से राय मशविरा कर रहे हैं, आगे क्या होगा उसको देखते हैं। लेकिन फिलहाल संकेत यही है, संदेश यही है कि इस सरकार में, मोदी सरकार में देश की बात करें तो, प्रदेश की बात करें तो जो बीजेपी शासित सरकारें हैं, अपनी आवाज अगर आप बुलंद करते हैं, आलोचना करते हैं, अगर हिंदुत्ववादियों के खिलाफ कुछ लिखते बोलते हैं, अगर हिंदुत्ववादी संगठनों के उत्पात के खिलाफ लिखते बोलते हैं, तो ऐसी धाराओं के तहत मुकदमा झेलने और सलाखों के पीछे जाने के लिए शायद आपको तैयार रहना होगा। लेकिन फिर भी अदालतें हैं, हमें भरोसा करना चाहिए अदालतों पर, सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर। और सुप्रीम कोर्ट ने हाल के दिनों में खास तौर से ऐसे कई मामलों में जितनी फटकार लगाई है राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को, उससे उम्मीद जरूर बनती है। इस मामले में भी उम्मीद है कि जब यह मामला अदालत की चौखट पर जाएगा तो इंसाफ होगा। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यहीं खत्म करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अच्छा लगेगा। अब यूपी यात्रा, जो चुनावी यात्रा है, जो बीते कुछ दिनों से स्थगित है, 2 दिन के बाद से फिर मेरी यात्रा शुरू हो रही है। आप चाहते हैं आपके इलाके में आऊं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ajitanjum2022@gmail.com। फिलहाल